अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एमडी कैट के सिलेबस को रिव्यू करते हैं, उन आर्टिकल्स को जो एमडी कैट के सिलेबस के अंदर शामिल हैं। उनमें पहला आर्टिकल है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? जब भी कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करती है, उसकी पोजीशन में चेंज आती है, तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हो रहा होता है। तो हम इसको लिखते हैं कि चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी is called displacement। बॉडी की पोजीशन के अंदर किस तरह से चेंज मुमकिन है, इस चीज़ को समझने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज दैट कि वी हैव अ पॉइंट ए इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पॉइंट बी इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ए पॉइंट is represented by position vector r1, b point is represented with position vector r2. Body move from a to b, then it covered displacement d। बॉडी a से b तक डिफरेंट तरीकों से मूव कर सकती है, एंड वन मेथड इज कि वो स्ट्रेट ना जाए, वो इस तरह से मूव कर रही हो, लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो स्ट्रेट लाइन यानी ब्लैक वेक्टर के साथ ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। देयर आर सो मैनी पाथ बिटवीन ए एंड बी, लेकिन बच्चों हम इसके डिस्प्लेसमेंट को ए से बी तक स्ट्रेट लाइन वेक्टर के साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे और वो होगा डी वेक्टर। अब हम इसमें अगर इस डी वेक्टर को अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल देखें तो ये आर वेक्टर के हेड के साथ भी डी की टेल है, तो हम कहेंगे r1 प्लस डी वेक्टर, और इसका रिजल्टेंट बन रहा है r2 वेक्टर। और अगर डी वेक्टर निकालें तो डेट इज पोजीशन वेक्टर r2 माइनस r1। वी कैन से दैट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से हम इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर quantity directed from initial to final position। डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस के यूनिट के साथ ही मेजर करेंगे। इट इज मेजर्ड इन मीटर। ये मीटर के अंदर ही मेजर किया जाएगा और मीटर का सिंबल m है। इट्स डायमेंशन इज कैपिटल L। ये एक लेंथ की सूरत के अंदर ही मेजर की जाने वाली क्वांटिटी है। लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक मेजर डिफरेंस है, जो डिफरेंस हमें क्लियर होना चाहिए। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम भी हो सकता है। जिस तरह इस एग्जांपल में अगर हम देखें, ए से बी तक अगर बॉडी इस ब्लैक पाथ को अडॉप्ट करेगी, उस वक्त जो डिस्टेंस कवर्ड होगा और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होगा दोनों बराबर होंगे। अदरवाइज अगर ये रेड पाथ को कवर कर रही है तो उस वक्त डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा, डिस्प्लेसमेंट तो यही स्ट्रेट वेक्टर होगा, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कम है डिस्टेंस से। तो इट मीन्स के डिस्टेंस मे बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से इक्वल भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। अब डिस्टेंस की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के दरम्यान एक और डिफरेंस समझते हैं। एक एमसीक्यू आता है अक्सर कि
डिस्टेंस के बारे में, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग, व्हाट इज अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो भी हो बट डिस्टेंस में नॉट बी जीरो। वो किस तरह से पॉसिबल है? इसके लिए इफ अ बॉडी, क्वेश्चन है जी, इफ अ बॉडी इन मोशन, व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या कहेंगे या क्या जानते हैं? नंबर ए ऑप्शन इट इज जीरो, नंबर बी ऑप्शन नॉट जीरो, नंबर सी मे और मे नॉट जीरो, एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी वाला होगा। जीरो डिस्प्लेसमेंट 100% तो आप नहीं कह सकते जब बॉडी मोशन में है, सिर्फ उस वक्त डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी जब एक बॉडी मूव करके जाती है और दोबारा अपनी पहली पोजीशन पर आ जाए, तो उस वक्त जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? जीरो के बराबर आ जाएगा। एंड मे बी के डिस्टेंस जीरो ना हो। अब हम इसमें कंफर्म कह सकते हैं कि अगर इसी डिस्टेंस की बजाय इसमें लिखा जाता, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की बजाय लिखा जाता है कि ए बॉडी इन मोशन व्हाट अबाउट डिस्टेंस, तो फिर मैं ये ऑप्शन टिक करता कि जब बॉडी मोशन में होती है तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट भी जीरो हो सकता है। हो सकता है कि बॉडी मूव करके अपनी पहली पोजीशन पर आ जाए तो उस वक्त उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी वो जीरो हो जाए, लेकिन डिस्टेंस उस वक्त जीरो नहीं होगी। तो मोशन के अंदर कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट भी जीरो के बराबर आ सकती है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन है जी, इसको मैं बोल देता हूं कि व्हाट इज रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इन सेमी सर्कल, कि किसी भी सेमी सर्कल के अंदर मूव करती हुई बॉडी की डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो बताइए। सेमी सर्कल होगा ये वाला आधा सर्कल। जब एक इस बॉडी की यहां से यहां तक मूवमेंट होगी तो उसने इस ब्लैक पाथ को अडॉप्ट किया होगा। आधा सर्कल कवर किया तो आधा सर्कमफेरेंस कवर हुआ। आधा सर्कमफेरेंस का फार्मूला होगा पाई आर, बिकॉज कंप्लीट सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, तो आधा कवर हुआ तो पाई आर हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये सर्कल का रेडियस 2r कर दें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 2r कवर होगा। तो अगर हम रेशियो लें डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट 2r, डिस्टेंस पाई आर, ये से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इज 2 ओवर पाई, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो फॉर अ सेमी सर्कल, ये बेटे आ जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ऑफ अ सर्कल, जब एक बॉडी पूरे सर्कल के अंदर मूव करती। व्हेन अ बॉडी मूव इन कंप्लीट सर्कल देन इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज इन ए एंड एंडिंग पॉइंट इज इन आल्सो ए। तो अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो तो उस वक्त हमारे पास जितना डिस्प्लेसमेंट इधर जाते हुए कवर किया उतना नेगेटिव में इधर कवर कर लिया, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो उस वक्त जीरो कवर होगी। और डिस्टेंस जो कि एस के साथ रिप्रेजेंट होगा वो 2 पाई आर कवर होगा। अगर हम इन दोनों की रेशियो ले लेते हैं डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो फिर हमारे पास 0 ओवर समथिंग वो 0 आ जाएगी। तो ये उसकी रेशियो आ जाएगी फॉर अ कंप्लीट सर्कल, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो।
ये कुछ क्वेश्चन जो हैं ये कॉमनली एग्जाम के अंदर आया करते हैं। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेट्स सपोज हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ये हमारे पास दो इक्वेशंस ऑफ मोशन है। अगर आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज दी जाएं, एक्सेलरेशन दिया हो, डिस्टेंस पूछा हो, तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, अदरवाइज हम ऊपर वाली इक्वेशन यूज करेंगे अगर सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी हो। अब इसमें जो क्वेश्चन आमतौर पर एग्जाम में आते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, याद रखिएगा जितनी इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन आता है, और इन इक्वेशन ऑफ मोशन के अप्लाई होने की कंडीशन भी यही होती है कि एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, कि ये यूनिफॉर्म को कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन बनी है, जिनमें दो इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं। इफ अ बॉडी मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, व्हाट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड, पहले दूसरे या तीसरे सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर्ड होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के थ्रू, उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया होगा वो हमने लिखना। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कोई इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो होगी, तो फिर हम ये इक्वेशन लगाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये फैक्टर खत्म हो जाएगा, तो डिस्टेंस की जो इक्वेशन आएगी वो s इज इक्वल टू आ जाएगी हमारे पास 1/2 at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये हमारे पास पहले सेकंड के बाद इसका जो डिस्टेंस कवर्ड आएगा वो आ जाएगा 1/2 a, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, ये S1 हो गया। S2 हो जाएगा 1/2 a इंटू टी स्क्वायर, 1/2 a इंटू 2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 4 इंटू 1/2 इंटू a, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब अगर थर्ड सेकंड के बाद देखें तो 1/2 a टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 a इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1/2 इंटू a आ जाएगा। इन सब में कॉमन जो चीज आ रही है वो 1/2 इंटू a आ रहा है, इसके साथ 1, 4 और 9 आ रहा है। अब अगर हम देखें डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड पूछा है, तो पहले सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो 1 इंटू ये क्वांटिटी आ जाएगी। इसकी रेशियो हमने निकालनी है डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड। तो ये जो सेकंड टाइम जब आपने पुट किया तो ये डिस्टेंस कवर्ड जो आया ये पहली पोजीशन से लेकर दूसरी पोजीशन तक, मसलन यहां से ये बॉडी स्टार्ट करती है तो पहले सेकंड के बाद ये डिस्टेंस कवर्ड करती है यहां तक, इसको हम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड कह देते। जब आप दूसरी इक्वेशन लगाएंगे तो यहां तक t इज इक्वल टू 2 कवर हुआ। जब आप तीसरी लगाएंगे 3 सेकेंड तो ये हमारे पास t इज इक्वल टू 3 के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये है कि डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, तो पहले सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो ये है, इन सेकेंड तो वो ये आ जाएगा यहां से यहां तक। वो हमारे पास कैसे निकलेगा, यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस ये है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 1/2 इंटू a आ जाएगा। फिर उसके बाद ये थर्ड सेकंड है, इसमें से आपने निकालना है, तो यह आ जाएगा आपके पास 9 इंटू दिस 1। तो आप 9 में से इससे पीछे वाला डिस्टेंस माइनस करें तो यहां से यहां तक हमारे पास 9 इंटू दिस फैक्टर है, इससे पीछे 4 इंटू दिस फैक्टर है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 1/2 इंटू ए। जब आप रेशो लेंगे तो पहले में आ जाएगा 1 इंटू 1/2 इंटू ए, दूसरे में ये, तीसरे में, तो रेशो लेते हुए कॉमन चीजें जो है वो आपकी कट जाएंगी, तो रेशो इसकी बनेगी 1:3:5। तो हम रहेंगे 1:3:5। ये डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, इन सेकंड एंड इन थर्ड सेकंड।
अच्छा, यही क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर फर्स्ट सेकेंड, यानी अब इन की बजाय आफ्टर लिख दिया, आफ्टर फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड। तो आफ्टर का मतलब होता है पहले सेकंड के बाद ये कवर्ड हुआ, अगले सेकंड के बाद ये कवर्ड हुआ, अगले सेकंड के बाद ये कवर्ड हुआ। तो फिर आपकी रेशियो ये डायरेक्टली आ जाएगी 1:4:9। तो डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड, तो आ जाएगी 1:4:9 एंड सो ऑन, यानी उस टाइम का स्क्वायर करते जाएंगे। 4 के बाद ये 16, अगर इसके बाद भी बाकी सेकंड्स के लिए दिया जाए, 4 सेकंड के बाद 16 आ जाएगा, 5 के बाद 25 आ जाएगा, तो 1:4:9:16:25:66 36 एंड सो ऑन। लेकिन इसके लिए आपने 1:3:5, इसके बाद 7 आ जाएगा एंड सो ऑन, आगे की तरफ जो है वो आप मूव करते रहेंगे और आपको अगले पॉइंट्स जो है वो मिलते रहेंगे। ये दो कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज आते हैं कि स्टेटमेंट के अंदर ही आपने गौर से देखना होता है कि डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड लिखा हुआ है या डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड जो है वो लिखा हुआ है। तो ये डिस्टेंस के रिलेटेड जो है वो कुछ एमसीक्यूज हमें पूछे जाते हैं। अब एक डिस्टेंस के रिलेटेड और चीज आती है जो कॉमनली एग्जाम में आती है कि अगर आप एक बॉडी को ऊपर की हिम्मत में फेंकते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी, तो वो मैक्सिमम किस हाइट पर पहुंचेगी, ये चीज अगर आपने निकालनी हो तो मैक्सिमम हाइट जो होती है उसका डिस्टेंस अगर आपने निकालना है तो उस वक्त फाइनल वेलोसिटी 0 तस्वर की जाएगी। अब ये इक्वेशन हम लगाएंगे कि हमारे पास ऊपर को जाती हुई चीज का एक्सेलरेशन g है और डिस्टेंस जो कवर्ड उसने हाइट के बराबर किया, और नेगेटिव g होगा चूंकि ऊपर की हिम्मत में गाड़ी जा रही है विद इनिशियल वेलोसिटी, और उसका एक्सेलरेशन जो हम नेगेटिव g के बराबर ले रहे होंगे। तो कितनी हाइट तक जा सकती है, -2gh आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे, और vf की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, -vi² -2gh, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगी। तो h की वैल्यू अगर हम निकालें तो h इज इक्वल टू आ जाएगी vi²/2g, यानी आपको सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू का पता होना चाहिए, आप मैक्सिमम हाइट उस बॉडी की फाइंड कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कहां तक जो है वो मैक्सिमम मूव कर सकता है, वो इस फार्मूले से आ जाएगा। vi की वैल्यू पुट करें, 2g वैसे कांस्टेंट, तो ये पूछा जाता है कि इतनी वेलोसिटी है, कितना डिस्टेंस ऊपर की हिम्मत में बॉडी कवर करेगी, तो इस फार्मूले से हमारे पास निकल आएगा। इस तरह से अब बेटे एक क्वेश्चन टाइम के रिलेटेड डिस्टेंस के साथ आता है कि अगर ऊपर से मैं दो बॉडीज को फॉल करता हूं, इस तरह से फॉल करता हूं कि दोनों की स्टार्ट में मैंने ऐसे पकड़ा हुआ दो ऑब्जेक्ट को, लेकिन फर्क दोनों में ये है कि बोथ ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट मैसेज। तो अब नीचे आते हुए उनको किसको ज्यादा टाइम लगेगा, किसको कम टाइम लगेगा, हमने टाइम फाइंड करना। तो अगर दोनों का डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस कवर्ड जो है इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास। तो हम कहेंगे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट मैसेज बट इट टुक सेम टाइम टू रीच एट अर्थ, वो जमीन पर पहुंचते हुए सेम टाइम लेंगे इफ द एयर फ्रिक्शन इज निगलेक्ट। अगर आप एयर फ्रिक्शन निगलेक्ट कर देंगे तो टाइम रीच टू द अर्थ सरफेस जो है इट इज इंडिपेंडेंट टू मैस। एक और सवाल आता है कि अगर हमारा मकसद यहां पर एमडी कैट की क्लास के अंदर ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को डिस्कस कर सकें। फिर एक सवाल इसके अंदर ये आता है कि अगर एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट हो तो फिर क्या होगा, फिर किस मैस के लिए वो टाइम ज्यादा लगेगा, किसके लिए कम। अगर एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट हो तो फिर आप बॉडी का साइज काउंट करेंगे, जिस बॉडी का साइज ज्यादा होगा उस पर एयर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगी, वो ज्यादा टाइम लेगी जमीन पर पहुंचते हुए, और जिसका साइज कम होगा वो जल्दी जमीन पर पहुंच जाएगी। फिर भी हम मैस के उस वक्त इंडिपेंडेंट ही कहेंगे कि टाइम रीच टू द अर्थ सरफेस जो है वो रिमेन सेम, हम उन दोनों के लिए कंसिडर कर लेते हैं। फिर इसके अंदर एक सवाल आता है कि हमारे पास अगर एक चलती हुई ट्रेन से बाहर हम कोई ऑब्जेक्ट फेंक देते हैं तो उसका पाथ ऑफ मोशन क्या बनेगा। जब वो ट्रेन चल रही है तो चलती हुई ट्रेन के अंदर जब आप ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो एक्चुअली में उस ऑब्जेक्ट ने जब तक ट्रेन के अंदर था उसकी वेलोसिटी वही थी जो ट्रेन की थी।
और इनर्शिया ये कहता है कि वो अपनी वेलोसिटी को मेंटेन करने की कोशिश करता है कोई भी ऑब्जेक्ट। तो जब आप ट्रेन से ड्रॉप करते हैं तो एक्चुअली में इस सिमत में अगर ट्रेन जा रही है तो आपने उस ऑब्जेक्ट को इस सिमत में एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ ड्रॉप किया। यानी आप तो सोच रहे हैं कि मैंने नीचे ड्रॉप कर दिया, बेसिकली आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी उसी सिमत में ट्रेन की वेलोसिटी के साथ थोड़ी देर तक मूव करेगा। फिर क्या होगा कि ग्रेविटी फोर्स उसको नीचे को खींचने लग जाएगी। पहले स्टार्ट में तो उसके ऊपर नीचे की सिमत में फोर्स कोई वेलोसिटी नहीं दे पाएगी, फिर फोर्स ने नीचे की सिमत में वाई एक्सिस में एक वेलोसिटी देनी शुरू कर दी, फिर इसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, फिर उसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, और एक्स एक्सिस की वेलोसिटी अगर एयर फ्रिक्शन सेम है तो सेम रहेगी। ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का केस बन जाता है कि वो ऑब्जेक्ट इस तरह से पैराबोलिक पाथ के अंदर नीचे की तरफ गिर रहा होता है। कि जब एक ऑब्जेक्ट को आप ट्रेन से नीचे फेंकते हैं तो वो स्ट्रेट नीचे नहीं गिरता, बल्कि वो पैराबोलिक शेप के अंदर नीचे गिर रहा होता है, बिकॉज उसकी वेलोसिटी सिमत में तो होती है, नीचे उसको ग्रेविटी खींचती रहती है। दोनों सिमत की वेलोसिटी हो तो 2 डायमेंशनल मोशन होती है, इट लुक लाइक अ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वो पैराबोलिक शेप के अंदर नीचे की तरफ गिर रहा होता है। फिर एक क्वेश्चन इसके अंदर है हमारे पास कि अगर एक बॉल को एक सर्टेन हाइट से रिलीज किया जाए और उस हाइट से नीचे गिरते हुए ज़मीन तक पहुंचते हुए, यानी वो सारी की सारी हाइट कवर करते हुए अगर वो ऑब्जेक्ट टी टाइम ले, तो बताइए कि जब उस की हाइट कवर्ड होने, जो हाइट उसने डिस्टेंस कवर्ड किया है वो आधी कवर हो तो फिर कितना टाइम लगेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है और उसकी जो हाइट कवर्ड है वो 3/4 टाइम हो जाए तो फिर कितना टाइम लेगा। तो ये डिफरेंट टाइम नोटेशन के ऊपर हमने उसकी हाइट की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो जब भी ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है तो उसकी ऊपर से इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, एस डिस्टेंस हाइट के बराबर कवर्ड होगा, और जब भी ऊपर से नीचे की तरफ फॉल कर रहा है बेटे तो उसका एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा। तो एक्सेलरेशन जी के बराबर आ जाएगा। हमने उसके टाइम की वैल्यू जो है ज़मीन तक पहुंचते हुए वो कैपिटल टी टाइम लगा, और जो हाइट कवर्ड की वो वाई डिस्टेंस है। हम इसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करें तो हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा VIT 0 हो जाएगा, 1/2 GT² आ जाएगा, 1/2 G इंटू कैपिटल T स्क्वेयर, ये y की वैल्यू आ जाएगी। अगर वो ऑब्जेक्ट T/2 के बाद आप देखें कि कहां पर पहुंचेगा, यानी ये टाइम तो उसको लगेगा इनिशियल पोजीशन से लेकर जमीन से टकराने तक जितना टाइम उसको लगा, यानी हाइट h कवर्ड करते हुए जितना टाइम लगा वो कैपिटल T है। तो अगर T/2 टाइम लगे, यानी दरमियान में हम अगर देखना चाहें कि लेट्स सपोज ऊपर से नीचे गिर रहा है 10 सेकंड में जमीन पर पहुंचता है, तो अगर आप देखना चाहें 5 सेकंड के बाद वो कहां पर पहुंचेगा, यानी T/2 टाइम के बाद वो कहां पर पहुंचेगा, या फिर हम देखेंगे 3T/4 के बाद वो कहां पर पहुंचेगा, या हम देखें उसको 1/8 कैपिटल T इस टाइम के बाद वो कहां पर पहुंचेगा। तो इस चीजों को फाइंड करने के लिए हम ऊपर वाली इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। तो y1 मैं इसको लिख लेता हूं 1/2 G इंटू T/2 का स्क्वायर, ये बेटे हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 1/4 और रिमेनिंग टर्म 1/2 GT² एज इट इज रहेगी। 1/2 GT² किसके बराबर है, ये y के बराबर है, यानी टोटल डिस्टेंस का अभी उसने चौथा हिस्सा कवर किया होगा जब उसका आधा टाइम गुजर जाएगा। वैसे तो देखने को हमें ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो हमें ऐसे लगेगा कि उसको टोटल हाइट कवर करते हुए t टाइम लगा, तो आधे टाइम में वो आधी हाइट कवर कर लेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, वो जब आधा टाइम गुजरता है तो वो y/4 यानी हाइट का चौथा हिस्सा जो है वो कवर कर रहा है। अब इसी तरह अगर हम 3T/4 के बाद देखें तो हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 G इंटू 3/4 इंटू टी का स्क्वायर। तो 3/4 का स्क्वायर अलग कर लेते हैं, 1/2 GT² अलग कर लेते हैं, तो 3/4 का स्क्वायर इंटू y का स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी y आ जाएगा। यानी आप ये समझ लें कि उस टोटल टाइम के साथ जो फ्रैक्शन वाली टर्म आ रही है, फ्रैक्शन बोलते हैं डिवाइडेबल टर्म आ रही है, 3/4 का स्क्वायर करके टोटल हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस इंस्टेंट की हाइट आ जाएगी y2। इसकी मैं डायरेक्टली अगर 1/8 इंटू टी के निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगी, 1/8 का स्क्वायर
इंटू वाई आ जाएगा, यानी 1/8 टी के बाद वो 1/8 का स्क्वायर इंटू वाई हाइट जो है वो कवर कर रहा होगा। तो इस एमसीक्यू में शॉर्टकट हमारा ये बना कि ऊपर से नीचे गिरती हुई चीज़ जितना टाइम टोटल लेती है, अगर आप किसी भी इंस्टेंट के बाद उसकी हाइट देखना चाहते हैं कि कितनी उसने कवर्ड कर ली है, तो उसके निकालने का तरीका ये है कि उसके साथ जो टर्म आ रही है 1/2 आ रही है, तो 1/2 का स्क्वायर लेके वाई से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल हाइट से मल्टीप्लाई कर दें। 3/4 आ रही है तो 3/4 का स्क्वायर लेके उसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ऐसे ही बाकी दूसरी टर्म के साथ भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे जो डिस्टेंस के साथ रिलेटेड थे। अब नेक्स्ट हम इसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को ज़रा देखते हैं।